हेलो दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ब्लड गैस एनालिसिस के बारे में। अभी 3-4 दिन पहले मैंने इस पर एक वेबिनार भी किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स चाहते थे कि मैं इस पे यूट्यूब वीडियो बनाऊं और ताकि सबको बेनिफिट मिले, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, ब्लड गैस एनालिसिस पे एक वीडियो। तो हम सब जानते हैं कि ब्लड गैस एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। रोज़ वेंटिलेटरी पेशेंट्स पे हम लोग करते हैं, या जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं उनको भी एटलीस्ट एक दिन के अंदर हमको ब्लड गैस एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये पहला कैसे इसका आविष्कार हुआ, तो 1952 में जब यूएस में पोलियोमाइलाइटिस के केसेस काफ़ी सारे बढ़ गए और बहुत सारी डेथ हो गई, तो डेथ का कारण पता किया गया। तो मोस्ट ऑफ द डेथ्स वर ड्यू टू वेंटिलेटरी फेलियर। मतलब ये आप देख रहे हैं पिक्चर, इसमें कितने सारे पेशेंट्स पोलियो के वेंटिलेटर के अंदर हैं। ये वेंटिलेटर नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर है, इसको बोल देते हैं हम लोग टैंक वेंटिलेटर, ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता था हर ब्रेथ के साथ, और इसमें पेशेंट ब्रीथ करता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मशीन रुक जाया करती थी, या मशीन उस तरह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं करती थी, तो वेंटिलेटर फेलियर की वजह से पेशेंट काफ़ी सारे मर जाते थे। तो वेंटिलेशन को कैसे देखा जाए कि उसका एडिक्वेसी वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ब्लड के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे पहले PCO2 एनालिसिस का आविष्कार हुआ। एबीजी का जो फर्स्ट कंपोनेंट था PCO2 एनालिसिस, ठीक है। और इसके लिए एक इलेक्ट्रोड बनाया गया। जॉन सेवेंगस ने 1958 में ये इलेक्ट्रोड बनाया, जिससे कि PCO2 का पता लग सके। तो डैट वॉज द टाइम व्हेन इट स्टार्टेड लाइक इन अ वेरी ओल्ड मशीन। नाउ हमारे पास ABG मशीन है, फटाफट एक रिपोर्ट आ जाती है। इवन आई स्टैट है। आई स्टैट में तो एकदम हम सामने पेशेंट्स के रख के कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, आप पोर्टेबल, पॉइंट ऑफ केयर एनालिसिस, और बहुत रिलायबल है। तो हमें क्यों चाहिए ABG एनालिसिस, क्यों करना है? तो इसको करने के लिए इससे क्या बातें पता लगती हैं? इससे एसिड बेस्ड डिसऑर्डर के बारे में पता लगता है, वेदर पेशेंट हैज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और मिक्स्ड डिसऑर्डर। इसके अलावा हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया के बारे में पता लगता है। कैल्शियम कितना है उसके बारे में पता लग जाता है। इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड देख के हमको पता चलता है कि वेंटिलेटर सेटिंग्स कैसे रखनी है, स्पेशली टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट कैसे फिक्स करना है। और ऑक्सीजनेशन प्लान बना सकते हैं PO2 को देखकर, और PO2 अपॉन FiO2 रेशियो के हिसाब से हम लोग कितना पीप रखेंगे, कितना उसका FiO2 रखेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग पता लगा सकते हैं ABG एनालिसिस को करके। तो उसको करने के तरीके होते हैं। अब बात ये है कि ICU में कब कब ABG करना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, एडमिशन के टाइम पर एक ABG करना है 1 घंटे के अंदर, फटाफट जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ऑपरेशन थिएटर में, जब पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है या ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम, और किसी पेशेंट में जिसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है, हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन थेरेपी पे है, उन सब में ABG या VBG एटलीस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि VBG और ABG में क्या डिफरेंस है। एक है वीनस ब्लड गैस और एक दूसरा है आर्टीरियल ब्लड गैस। तो जो आर्टीरियल ब्लड गैस लेने के उद्देश्य से पेशेंट की आर्टरी को पिक करा और ABG का रिपोर्ट आया, लेकिन कई बार डाउट होता है कि ABG की VBG, क्योंकि उसमें जो PO2 है वो उतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। और कई बार pH या PCO2 बाइकार्ब को देख के ऐसा लगता है कि वीनस ब्लड है। तो याद रखिए कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जैसे कि PO2 और सैचुरेशन आर्टीरियल ब्लड में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। सैचुरेशन मोर देन 95% होगा और PO2 एटलीस्ट 80 to 100 होगा नॉर्मली। और वीनस ब्लड में PO2 35 to 45 होगा, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं होगा। और ऑक्सीजन सैचुरेशन विल ऑल्सो बी नॉट मोर देन 75%, ठीक है। वीनस सैचुरेशन इज़ ऑलवेज अप टू 75% मैक्सिमम। तो इससे हमको पता चल जाता है कि वीनस ब्लड है या आर्टीरियल ब्लड है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एसिड बेस स्टेटस को जानने के लिए एक स्टेप वाइज अप्रोच जो है वो बताई गई है। तो इसके 7 स्टेप्स होते हैं। कुछ वेबसाइट पर आप देखेंगे 8 स्टेप्स भी हैं, लेकिन पहला स्टेप है वैलिडिटी ऑफ
एबीजी को जानना, तो आजकल जो मशीनें हैं वो ज़्यादातर वैलिड ही होती हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं इसको करने की। तो सीधे आप पीएच से स्टार्ट करिए। पहले पीएच देखिए कि एसिडोटिक है कि एल्केलोटिक है। फिर रिस्पिरेटरी कंपोनेंट ऑफ पीएच इज़ PCO2, दैट इज़ ऑल्सो वेंटिलेटरी कंपोनेंट ऑफ पीएच। और PCO2 को देखना होता है कि एसिडिक PCO2 है या एल्केलोटिक PCO2 है। तो याद रखिए, जब PCO2 बढ़ता है तो उसको एसिडिक PCO2 कहते हैं। क्यों? क्योंकि PCO2 जब बढ़ता है ब्लड के अंदर तो ये वाटर के साथ घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो PCO2 एसिड बनाता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक कंपोनेंट की बात करते हैं हम लोग। मेटाबॉलिक कंपोनेंट दैट इज योर बाइकार्ब। मेटाबॉलिक कंपोनेंट ऑफ पीएच इज बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट गिव्स राइज टू एल्केलिनिटी। ठीक है, अगर बाइकार्ब बढ़ रहा है तो एल्कलाइन जो है, एल्कलिनिटी ब्लड की ज़्यादा बढ़ रही है। अब अगर बाइकार्ब कम हो रहा है तो एसिडिटी बढ़ रही है। तो ऐसे आप याद रखिए। तो ये हो गया मेटाबॉलिक कंपोनेंट। उसके बाद ये पता लगाना होता है कि रिस्पिरेटरी कंपोनेंट प्राइमरी है या मेटाबॉलिक कंपोनेंट प्राइमरी है, पीएच देख के। ठीक है, उसके बाद कंपेंसेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है और एडिक्वेट है कि नहीं है। ये होता है हमारा पांचवा स्टेप। छठवां स्टेप होता है कि एनायन गैप का एनालिसिस करते हैं, स्पेशली जब पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, और कभी कभी मिक्स्ड एसिडोसिस हो सकती है, तो मिक्स डिसऑर्डर्स। तो ये हमारा हो गया सातवां स्टेप। तो पहला स्टेप पीएच, पे PCO2, पे बाइकार्ब, वेदर द डिसऑर्डर इज प्राइमरी, विच डिसऑर्डर इज प्राइमरी, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, देन कंपेंसेशन फॉर्मूला, एनायन गैप एंड मिक्स डिसऑर्डर। तो ये 7 स्टेप्स होते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अब आप ये एक एबीजी देखिए। इस एबीजी में आपको क्या लग रहा है, पीएच क्या है, एसिडिक है कि एल्कलाइन है? तो ऑब्वियसली पीएच लेस देन 7.35 इट एसिडिक, और इस उदाहरण में पीएच 6.9 है, तो ऑब्वियसली दिस इज एसिडिक पीएच। अब आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर पीएच नॉर्मल भी है, ठीक है, अगर पीएच नॉर्मल भी है तब भी एबीजी एसिडोटिक या एल्केलोटिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन PCO2 एंड बाइकार्ब। नेक्स्ट आपको देखना है PCO2। ठीक है, पीएच देख लिया, उसके बाद PCO2 देखना है। PCO2 में यू हैव टू सी कि ये ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो मैंने पहले बताया था, ज़्यादा PCO2 कार्बोनिक एसिड बना लेता है, तो PCO2 ज़्यादा होना मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो नॉर्मल CO2 का रेंज क्या होता है, 35 to 45। अगर 45 से ज़्यादा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इस पेशेंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नाउ द थर्ड पार्ट इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आपको बताता है कि मेटाबॉलिक कंपोनेंट कैसा है। ठीक है, पीएच का मेटाबॉलिक कंपोनेंट होता है दैट इज योर बाइकार्ब। अगर बाइकार्ब कम है तो एसिडोसिस, अगर बाइकार्ब ज़्यादा है तो एल्केलोसिस। तो नॉर्मल रेंज ऑफ बाइकार्ब इज 22 to 26। अगर 22 से कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, 26 से ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। नाउ प्राइमरी डिसऑर्डर। अब आपको प्राइमरी डिसऑर्डर देखना है कि क्या, जैसे इस पेशेंट के एबीजी में PCO2 131 है और बाइकार्ब कितना है, बाइकार्ब 28 है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। ठीक है, तो अभी पता कैसे लगाएं कि ये प्राइमरी डिसऑर्डर क्या है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस प्राइमरी डिसऑर्डर है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ज़्यादा प्राइमरी प्रॉब्लम है? तो देखिए, याद रखिए कि पीएच देख के देखना होता है। अगर पीएच एसिडोटिक है और जो भी एसिडोटिक है PCO2 या बाइकार्ब, तो वही प्राइमरी डिसऑर्डर होगा। यानी कि अब इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस and pH is also acidotic. So what is the primary problem? Respiratory acidosis. ठीक है, now in this ABG look at PCO2 normal, pH acidosis. ठीक है, pH is acidotic because it is less than 7.35, PCO2 normal है, and bicarb is acidotic because it is less than 22. तो primary problem is metabolic acidosis. ठीक है, pH is low, bicarb is also low, metabolic acidosis. This is a primary problem. Now in this ABG, the pH is alkaline, PCO2 is acidotic, so it cannot be primary problem. Bicarb is alkaline, so this patient is having metabolic alkalosis. pH is high, bicarb is also high. तो समझ में आ गया? तो metabolic alkalosis. Now compensation. This is important to find out whether compensation is occurring or not. What is compensation? Compensation is the secondary thing.
द प्राइमरी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो सेकेंडरी जो इशू आता है एबीजी में, दैट इज योर कंपेंसेशन। फॉर एग्जांपल, अगर PCO2 बढ़ रहा है तो बाइकार्ब भी बढ़ेगा, अगर बाइकार्ब बढ़ रहा है तो PCO2 भी बढ़ेगा, या बाइकार्ब कम हो रहा है तो PCO भी कम होगा। तो दैट इज योर कंपेंसेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, तो एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा? एल्कलोसिस। वो कौन करेगा? मेटाबॉलिक। तो रिमेंबर, रेस्पिरेटरी जो कंपेंसेशन होता है वो कौन करता है? रेस्पिरेटरी मीन्स लंग्स, तो लंग्स करते हैं। और मेटाबॉलिक कंपेंसेशन अगर करना होता है तो कौन करता है? किडनीज करती हैं। ये दो ही ऑर्गेन्स हैं जो हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कंपेंसेशन क्या हुआ? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कंपेंसेशन क्या हुआ? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ, ठीक है। इस तरह से कंपेंसेशन के कुछ रूल्स हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने होंगे। तो ये आपको ऐसे याद रखने हैं कि एवरी 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ चेंज ऑफ PCO2 पे कितना बाइकार्ब जो है वो बढ़ रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। एक्यूट में कम बढ़ता है, क्रॉनिक में 4 टाइम्स बढ़ता है, दैट इज़ 4, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कम होता है बाइकार्ब, ठीक है, क्योंकि एल्कलोसिस में क्या होता है? PCO2 वॉश आउट हो जाती है, तो PCO2 का लेवल कम होगा तो बाइकार्ब का लेवल भी कम होगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। सो इन दैट केस 2 कम होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉनिक में 5 कम होगा पर 10 मिलीमीटर ऑफ फॉल इन PCO2। सिमिलरली रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, तो इसका एक फॉर्मूला है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, 1.5 इंटू बाइकार्ब प्लस 8 प्लस माइनस 2 फॉर द मेटाबॉलिक एसिडोसिस टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड PCO2। तो हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे इसको। तो ये देखिए आप, पीएच इसका कैसा एसिडोटिक है और PCO2 नॉर्मल लग रहा है, बाइकार्ब 13 है, दैट इज़ योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड PCO2। तो एक्सपेक्टेड PCO2 का फॉर्मूला क्या है? 1.5 टाइम्स ऑफ बाइकार्ब प्लस 8 प्लस माइनस 2, ये लगाया हमने। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड PaCO2 आया है 28 to 30 आया है, बट PaCO2 एग्जाम्पल में 44 है, जो कि एक्सपेक्टेड 30 से बहुत ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि PCO2 एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा PCO2 मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इस पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है ही, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी प्रेजेंट है, ठीक है। कोई कंपेंसेशन नहीं हुआ, उल्टा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है इस पेशेंट को, तो ये आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अगेन द सेम प्रीवियस वन। ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड देयर इज़ नो मेटाबॉलिक कंपेंसेशन बिकॉज बाइकार्ब बढ़ा ही नहीं। देखिए अगर PCO2 बढ़ा तो बाइकार्ब बढ़ना चाहिए था, तभी तो pH नॉर्मलाइज होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे pH लो है, PCO2 हाई है और बाइकार्ब नॉर्मल है। एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है इस पेशेंट को। अब यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कंपेंसेशन फॉर्मूला लगाना है 10 राइज ऑफ PaCO2 1 राइज इन बाइकार्ब, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेक्टेड बाइकार्ब आएगा 24 के ऊपर 155, दैट इज़ योर करेंट PaCO2 माइनस 40 अपॉन 10, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 35.5 आएगा। पर इस एग्जाम्पल में बाइकार्ब कितना है? तो 22.5 है, मतलब एल्कलोसिस होना चाहिए था एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंपेंसेशन में, पर यहाँ पे हुआ ही नहीं। तो क्या है ये? अगर उतना नहीं हुआ तो ये डेफिनेटली मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा रहा है उल्टा, ठीक है। तो देयर इज नो कंपेंसेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, एनायन गैप, दैट इज योर 6th स्टेप। तो एनायन गैप कैलकुलेट करना पड़ता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को डिफाइन करने के लिए। कभी भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो एनायन गैप कैलकुलेट करिए। कभी कभी एबीजी में एनायन गैप बताता है आपको कैलकुलेट करके खुद ही मशीन। तो एनायन गैप को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, टोटल कैटायन माइनस टोटल एनायन। तो सोडियम इज अ मेजर कैटायन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो सोडियम माइनस बाइकार्ब प्लस क्लोराइड। सो नॉर्मल वैल्यू है अप टू 12, अगर 12 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एनायन गैप हमेशा डिपेंड करता है एल्बुमिन लेवल पर, क्योंकि एल्बुमिन अगर लो है तो एनायन गैप बढ़ेगा, ठीक है। तो एनायन गैप उसको बोलते हैं करेक्टेड एनायन गैप। तो करेक्टेड एनायन गैप इज इक्वल टू कैलकुलेटेड एनायन गैप प्लस 2.5 टाइम्स ऑफ 4 इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम एल्बुमिन माइनस सीरम एल्बुमिन, ठीक है। तो अब आप एग्जाम्पल लगाइए यहाँ पे, जैसे ये है पेशेंट, इसका एल्बुमिन लेवल जो है वो दे रखा है 2 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है।
और एनायन गैप इसका दे रखा है इस एग्जाम्पल में 17। तो इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो करेक्ट एनायन गैप आएगा 23। तो this is high anion gap metabolic acidosis, and also patient is having borderline hyperkalemia and high lactates. So probably the patient is having acute kidney injury, और इसका यूरिन आउटपुट चेक करना है अपने को, मैकेनिकल वेंटिलेशन को एडजस्ट करना है, रिस्पिरेटरी टाइटल वॉल्यूम बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनसेशन रिस्पिरेटरी साइड से नहीं हो पा रहा। प्रोबेबली पेशेंट इज़ ऑन वेंटिलेटर इन दिस केस, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। देन ओनली योर pH विल बिकम नॉर्मलाइज। ओके, और नेक्स्ट लास्ट है हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी बिकॉज लैक्टेट्स आर हाई। चलिए, तो pH इज लो, P0 नॉर्मल, बाइकार्ब लो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। व्हाट इज द रोल ऑफ एनायन गैप? तो रोल एनायन गैप को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हाई एनायन गैप है या नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उसके लिए एनायन गैप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कॉजेज जो हैं वो दोनों के अलग अलग हैं। यूजुअली हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण मेन जो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं वो हैं रीनल फेलियर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, शॉक, बर्न, अल्कोहल टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग एट्सेट्रा। एंड नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण है हाइपरक्लोरीमिया, मतलब जैसे बहुत सारा सेलाइन दे दिया पेशेंट को, या अगर पेशेंट को रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, डायरिया है, आलियोस्टोमी है, कोई ऑपरेशन से किया गया, तो वैसा पेशेंट को नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। देन कभी कभी यूरिनरी एनायन गैप भी देखते हैं, ये पता लगाने के लिए कि नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का जो कारण है वो दो ही कारण होते हैं, रीनल, एक्स्ट्रा रीनल। यानी कि अगर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा या फिर एक्स्ट्रा रीनल बाइकार्ब लॉस हो रहा है, ठीक है, तो डैट इज़ योर डायरिया या फिर यूरेट्रस सिग्माइडोस्टोमी। तो उसमें अगर मान लो पॉजिटिव है तो द कॉज इज़ रीनल, अगर यूरिनरी एनायन गैप इज़ नेगेटिव तो कॉज इज़ एक्स्ट्रा रीनल, ठीक है। Then there is one more gap called osmolar gap. Osmolar gap is what? It is the gap between the major osmolality and calculated osmolality. Normal is less than 10 and it increases in alcohol poisoning like ethylene glycol poisoning. ठीक है। Now the last thing, which is quite interesting but difficult as well for you guys probably, but if you keep on doing the exercises, definitely this is going to be very easy. तो इसमें क्या है, रेशियो निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं डेल्टा डेल्टा रेशियो। तो यहाँ पे दो डेल्टा होते हैं, डेल्टा एनायन गैप और डेल्टा बाइकार्ब। डेल्टा एनायन गैप इज एनायन गैप -12 एंड डेल्टा बाइकार्ब इज 24 माइनस द करेंट बाइकार्ब, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। फिर अगर जो रेशियो निकलता है, मान लो रेशियो 1:2 के बीच में आता है, तो डैट इज़ योर प्योर हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर रेशियो 2 से ज़्यादा आता है तो यानी कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 1 से नीचे आता है पर 0.4 से ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल एनायन गैप और हाई एनायन गैप दोनों तरह की मेटाबॉलिक एसिडोसिस हैं। अगर 0.4 से नीचे आ रहा है ये रेशियो तो यहाँ पे प्योर नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल है हमारे पास। तो यहाँ पे पेशेंट को pH लो है तो एसिडिक, PCO2 भी लो है तो एल्कलोटिक, एंड बाइकार्ब इज लो तो एसिडोटिक। तो प्रॉब्लम इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पे हमने एनायन गैप कैलकुलेट किया है 25, एल्बुमिन 2.5 करेक्ट किया तो 29 आया। अब यहाँ पे डेल्टा डेल्टा गैप निकालना है, डेल्टा डेल्टा रेशियो निकालना है, डैट इज योर डेल्टा एनायन गैप अपॉन डेल्टा बाइकार्ब। तो ये हमने निकाला है, यहाँ पे 1.06 आया। 1.06 आ रहा है 1 to 2 के बीच में, तो patient is having pure metabolic acidosis. Look at lactate. Lactate is very high, 25. So probably the reason of high anion gap metabolic acidosis in this ABG is lactic acidosis due to probably shock because pH is quite low. याद रखिए, जब भी आप ABG करें या VBG करें तो उसको लिखें, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करें, और FiO2 लिखें, कौन सा ऑक्सीजन डिवाइस है उस पे ABG लिया गया है, फेस मास्क पे लिया है, वेंटिलेटर पे लिया है, हाई फ्लो पे लिया है, तो ये सब लिखना ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट रूम एयर पे है या नहीं ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि FiO2 को हम लोग सही तरीके से एस्टिमेट कर सकें। इसके अलावा वेंटिलेटर सेटिंग भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी आपको क्वेरी है, कोई आपको ABG डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप मेरा ये मेल है, इस पर आप मेल करिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो अगली बार मैं और अच्छे से इसको
अपने वीडियोस को एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।